हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का भूमिका चौहान इंग्लिश पर। मैं हूं भूमिका चौहान और आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एनडीए का जो आपका एग्जाम है उसका एलिजिबिलिटी क्या होता है, आखिरकार अभी एग्जाम इस साल कब होने वाला है, कितने स्टेजेस में एग्जाम होता है और कौन बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, कौन बच्चे नहीं दे सकते हैं, सब्जेक्ट क्या क्या होने चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं फटाफट से। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि एनडीए का जो एग्जाम होता है, हमारी जो इंडियन आर्म फोर्सेज हैं उसके जो बेसिकली 3 विंग्स होते हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तो उसके लिए ये एग्जाम होता है और यूपीएससी जो है वो ये एग्जाम कंडक्ट करवाता है। अब यहाँ पर आपको 3 स्टेजेस दिख रहे हैं। एनडीए का एक तो रिटन एग्जाम होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन। सो बेसिकली ज्यादातर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले रिटन एग्जाम की, क्योंकि यही क्लियर नहीं हुआ तो आगे तक पहुंचना तो नामुमकिन है मेरे बच्चे। तो देखो 900 नंबर के होते हैं भाई ये दोनों, ठीक है। 900 नंबर का ही आपका रिटर्न होगा, 900 नंबर का ही आपका इंटरव्यू होगा। अब जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा, आपका जो रिटर्न 900 नंबर का एग्जाम होगा, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी मैथ्स। मतलब एक पूरा पेपर तो आपका मैथ्स का आता है और दूसरा होता है आपका जीएटी का। जीएटी का 120 सवाल आते हैं इसके अंदर और जीएटी के आते हैं 150 सवाल। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए आपके 270, ठीक है। अब मैथ्स आपकी बहुत ज्यादा अच्छी होनी जरूरी है, क्योंकि अगर मैथ्स का ही एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो दूसरा पेपर तो चेक ही नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रिटन एग्जाम की, जैसा कि मैंने आपको बोला एनडीए का एग्जाम ना साल के अंदर 2 बार होता है, ठीक है। एनडीए 1 और एनडीए 2। जैसे इस साल एनडीए 1 जो है अभी 16 तारीख को होने वाला है और एनडीए 2 का जो नोटिफिकेशन है वो 17 मई के अराउंड आपके पास आएगा। अब साल में 2 बार होता है, रिटन टेस्ट होता है, एसएसबी का इंटरव्यू होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, ऑफलाइन पेपर होता है, दोनों लैंग्वेजेस में पेपर आता है, हिंदी और इंग्लिश, मतलब दोनों मीडियम के बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। खुशखबरी ये भी है कि लड़कियां भी अब इस एग्जाम को दे सकती हैं। अब की बार वाला जो एग्जाम है 16 अप्रैल वाला 2023 वाला, अगर आप चाहते हैं इस एग्जाम की तैयारी आपको करवाई जाए और आपने अप्लाई किया हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि अब नहीं कर सकते हैं, डेट्स जा चुकी हैं, लेकिन जिन बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है अगर वो चाहते हैं कि चैनल पर क्लासेस लगवाई जाए, बाकी टीचर्स भी यहां पर आए, आपकी क्लासेस लें, तो नीचे गूगल फॉर्म दिया होगा, उस गूगल फॉर्म को एक बार फिल कर दो ताकि पता चल सके कितने बच्चे जो हैं वो एनडीए के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि हम आगे आने वाला अपना प्लान जो है वो उसी अकॉर्डिंग बना सके। अभी एनडीए 1 के बारे में अब एज लिमिट की अगर मैं बात करूं, एज लिमिट सबसे बड़ा सवाल होता है। ज्यादातर आपको हर जगह एज लिमिट देखने को मिलेगी 16.5 से लेके 19.5 की। तो बेटा इसके अंदर सिस्टम क्या है कि जो 19.5 है ये आपकी अकेडमी में एंटर करने की एज है, ठीक है। 18.5 तक आपको सारा काम करके निपटा देना, मतलब रिटन सब क्लियर कर देना। उसके बाद आपका जैसे जो मेडिकल हुआ, इंटरव्यू हुआ, उसका रिजल्ट हुआ, ठीक है, वो सब चीजों में पूरा 1 साल का प्रोसेस लग जाता है। इसीलिए 19.5 जो है वो आपकी लास्ट एज बताई गई है अकेडमी में जाने की। क्लियर है। अब जैसा मैंने आपको बोला 270 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, 2 पार्ट्स में बटा हुआ होता है, एक तो मैथ्स वाला पार्ट हो गया, एक जीएटी वाला पार्ट हो गया। अब जो मैथ्स वाला पार्ट है 120 क्वेश्चन का 2.5 घंटे बेसिकली दिए जाते हैं, 300 नंबर का पेपर होता है। क्लियर हो गई ये बात। और यहां पर 150 सवाल होते हैं और ये 600 नंबर का पेपर होता है। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग का क्या सीन है ये जानना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बहुत ज्यादा गौर से सुननी होगी कि इन सभी चीजों में ना आप कभी भी एनसीईआरटी को मत भूलना। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि आखिरकार तैयारी करें तो कहां से करें, जैसे फिजिक्स हुआ, मैथ्स हुआ, 6ठी से लेकर मेरे बच्चों अगर मैं बोलूं 12वीं तक की एनसीईआरटी बढ़िया तरीके से कर लो। सबसे पहले शुरुआत ही वो करनी है आपको। एनडीए का जो पेपर है, मतलब मुश्किल तो आता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इजी पेपर आता है, ऑब्वियसली मुश्किल आता है, बहुत बड़ा एग्जाम है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं आता। मुश्किल क्यों लगता है बच्चों को? क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा होता है इसके अंदर, ठीक है। तो बच्चे सिलेबस ही कवर नहीं कर पाते, इतनी प्रैक्टिस वगैरह नहीं कर पाते, उस वजह से दिक्कत आती है। एनसीईआरटी को सबसे पहले अपनी संजीवनी बूटी मानकर चलो और इसी को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन चालू रखो। अब अगर मैं बात करूं नेगेटिव मार्किंग की, तो मैथ्स का पेपर जो था, जैसा मैंने बोला 120 सवाल, 2.5 नंबर का एक सवाल। नेगेटिव मार्किंग कब होगी? जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और आपका क्वेश्चन गलत हो गया है मेरे बच्चे, तो आपके -0.83 हो जाएंगे। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नेगेटिव मार्किंग ही नहीं होगी। अब
आपका जो जीएटी जनरल एबिलिटी टेस्ट है वो हो रहा है 150 क्वेश्चंस का, जिसके अंदर हर क्वेश्चन 4 नंबर का है, ध्यान रखिए 4 नंबर का, और 1.33 आपके नेगेटिव मार्किंग है। और अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करते हो तो 0, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसके लिए आपको 0 मार्क्स मिलेगा। यहां तक चीजें क्लियर हो गई? बिल्कुल हो गई मैम, कि आपने बता दिया भाई टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, एज मैंने आपको बता दी, कंडक्ट कौन करवाता है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो आप तुरंत प्लीज गूगल फॉर्म जरूर फिल कर देना अगर होली के बाद आप चाहते हो कि प्रॉपर आपकी क्लासेस कंडक्ट करवाई जाए। अब अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो देखना मैंने ये बोला था ना आपको कि ये 3 चीजें, जैसे बच्चों की जो है ना मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश, भाई ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हो गए, क्योंकि मैथ्स का तो अकेला अपने आप में पेपर है, जीएटी का पेपर चेक ही नहीं होगा, जैसे मैंने बोला मैथ्स का ही पेपर क्लियर नहीं हुआ तो क्या ही फायदा। ठीक है, तो इंग्लिश में देख लो आप लोग 200 सवाल आ रहे हैं, ठीक है, फिजिक्स में देख लो आप 100 सवाल आ रहे हैं, मैथ्स में आपके पूरे 120 सवाल आ रहे हैं, तो मतलब अपने आप में अलग से पेपर है मैथ्स का तो। ठीक है, तो एग्जाम टाइम पे बच्चों के साथ होता क्या है बेसिकली कि ना, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, समय इतना ज्यादा होता नहीं है, ठीक है, तो कभी कभी तो बच्चा सवाल ही नहीं पढ़ पाता। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस इतने लंबे आ जाते हैं कि आधे से ज्यादा समय तो उसका सवाल पढ़ने में और सॉल्व करने में ही चला, मतलब उसको समझने में ही चला जाता है। तो ये ट्रिक्स होती है उनकी, क्या ट्रिक्स होती है आप लोगों को कंफ्यूज करने की। तो यही सब चीजें हैं जो आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी होती हैं कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। ठीक है, चलो अभी जैसे इंग्लिश का 200 मार्क्स का आता है, फिजिक्स का 100 मार्क्स का, केमिस्ट्री 60, जनरल साइंस 40, 80, ज्योग्राफी 80, करंट इवेंट्स। तो ये आप एक वो लगा सकते हो अनुमान कि यार अच्छा इतने इतने मार्क्स का ये सब है, तो मुझे किस सब्जेक्ट पर कितना ज्यादा ध्यान देना है, राइट। अब अगर मैं बात करूं कि कौन बच्चे हैं, मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए होती है, ठीक है, कब दे सकते हैं एग्जाम, तो 12th पास तो होना ही होना चाहिए, ये आपका क्वालिफिकेशन बताया जा रहा है। अब 12th क्लास मतलब अगर आपको आर्मी में जाना है, ठीक है, आर्मी विंग में जाना है अगर आपको एनडीए के लिए, तो आप 12th पास हो सकते हैं, फिर कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है आपका, आर्ट्स भी हो सकता है, कॉमर्स भी हो सकता है, साइंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बच्चों अगर आप एयरफोर्स या नेवल विंग में जाना चाहते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि 3 विंग्स होती हैं, ठीक है, तो अगर आप एयरफोर्स या नेवल विंग में जाना चाहते हो तो आपके पास फिजिक्स और मैथ्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 12th पास होना चाहिए आपका स्टेट बोर्ड से, ठीक है, और आप लोगों के पास मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री होना चाहिए एयरफोर्स के अंदर और नेवल के अंदर अगर आपको जाना है तो। ठीक है, बहुत सी बार ऐसा होता है कि बायो वाले बच्चे ले तो लेते हैं, पर उनको ये मेक श्योर करना चाहिए कि मैथ्स में बहुत ज्यादा अच्छे हैं वो, ठीक है, हाँ, वरना वही बात है, इतना सारा टाइम वेस्ट करके भी क्या ही फायदा होगा। तो कुछ चीजें हैं जो हमें स्मार्टली सिलेक्ट करनी चाहिए हमेशा कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। क्लियर है। बहुत से बच्चे जैसे 12th क्लास के बाद है ना, अब ये सोचते हैं यार अब क्या करें, ठीक है, मतलब ये होता है ना कि 12th कर लो फिर तो मौज ही मौज है, ये सब झूठ है, ये सब बिल्कुल बकवास है, कोई मौज वौज नहीं होती है, असली परीक्षा ही 12th के बाद स्टार्ट होती है। ठीक है, अब बच्चों के पास जैसे जो हमेशा से चीजें चलती आई है, सारा समाज जिन चीजों पर चलता आया कि हाँ भाई मैथ्स ले रखी है तो इंजीनियरिंग करेगा, बायो ले रखी है तो डॉक्टर बनेगा, ये 2 चीजों के ऊपर बच्चे पीयर प्रेशर में आकर उन रास्तों पर निकल भी जाते हैं। अब आईआईटी वगैरह में सबका सिलेक्शन नहीं होता है ना, नीट वगैरह में सबका सिलेक्शन नहीं होता है, तो कम से कम 90% बच्चे जो वहां पर सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, फिर वो किसी नॉर्मल सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कोई ना कोई ग्रेजुएशन का कोर्स उठाते हैं। अब वहां से वो पता ही नहीं चलता उन्हें कब सारे सेमेस्टर बीत गए मौज मस्ती में, वहां से जब वो निकलते हैं तो उन्हें अब ये लगता है कि यार अब क्या किया जाए, ठीक है, जॉब वगैरह तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो वो करते हैं, सोचते हैं कि अब अपन ऐसा करते हैं कि ना थोड़ा गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं, फिर वो लग जाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने में, और फिर एक बार में तो सिलेक्शन बहुत कम बच्चों का ही हो पाता है, सभी बच्चों का तो नहीं हो पाता, फिर वो 2-3 साल उसके अंदर लगा देते हैं। ठीक है, अब जब वहां से भी बिल्कुल हालत खराब हो जाती है, सिलेक्शन नहीं हो पाता है कुछ जिन भी बच्चों का, वो बच्चे क्या करते हैं, फिर कोई एक नॉर्मल सी प्राइवेट कंपनी में जॉब देखते हैं बिल्कुल फ्रेशर के तौर पर, और जब तक आपकी उम्र हो चुकी होती है कम से कम 27-28 साल की, ठीक है, तो 27-28 साल की एज में जाकर आप जब फ्रेशर के तरीके से काम करना शुरू कर रहे हो,
तो सोचो आपने मतलब कितना लंबा समय अपनी लाइफ का वेस्ट कर दिया। और ये किस वजह से हुआ? क्योंकि आपका गोल सेट नहीं था स्टार्टिंग से ही, किसी भी एक चीज को लेकर आप परफेक्ट नहीं थे। हो सकता है आपका गोल सेट भी हो, उस गोल को आप अचीव ना कर पाए हो। इसीलिए हमेशा स्मार्ट प्ले करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने अपने आप को लाइफ में करना क्या है, अगर एक चीज नहीं हो रही है तो उसे छोड़ देना भला है, किसी और चीज में जो आप करना चाहते हो एक्चुअल में माँ बाप की छोड़कर या रिश्तेदारों की छोड़कर अपने मन की सुनना बहुत ज्यादा कई पॉइंट पे जरूरी हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, अपने लाइफ की इतनी कीमती मतलब जो यंग एज है उसको वेस्ट करना तो बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। तो क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, प्लीज इस पर अभी से ही ध्यान दीजिए। अभी भी अब्बा नहीं मानेंगे के चक्कर में मत रहिएगा, मान जाते हैं सभी के अब्बा, ठीक है। तो जो करने का मन कर रहा है खुद से प्लीज वही चूज कीजिएगा। किसी और की जगह या किसी और के चक्कर में, या मेरा दोस्त वहां जा रहा है तो पापा ये बोल रहे हैं तो चाचा ने ये कहा, तो इन सब में मत घुसिएगा बिल्कुल भी। मैं आपको पर्सनल एडवाइस दे रही हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, जिसको मैंने कम से कम अपनी लाइफ के 2-3 साल तक भुगता और बहुत लंबा समय मेरा वहां पर चला गया। तो ध्यान रखिएगा इन बातों का। अब अगर मैं बात करूं कि एसएसबी के इंटरव्यू की, तो फेज 1 और फेज 2 में ये इंटरव्यू होता है। अगेन 900 नंबर का होता है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है जिसके बारे में मुझे लगता है कि हम किसी एक अलग से एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अभी बेसिकली रिटन वाला एग्जाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका एक बार गूगल फॉर्म में मुझे मतलब पता चल जाएगा रिस्पॉन्स कैसा है, कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं, तो इससे रिलेटेड और गाइडेंस वीडियोस भी, प्लस आपके एग्जाम की प्रिपरेशन करवाने के लिए भी कुछ वीडियोस मैं जरूर आपके लिए लेकर आती रहूंगी। कुछ सिलेबस से रिलेटेड अगर सवाल हैं आप लोगों के, तो आप देख सकते हैं कि मैथ्स के अंदर बेसिकली अलजेब्रा, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशंस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। दीज आर सम टॉपिक्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो मैथ्स के रिगार्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। प्लस आपका इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लॉज टेस्ट हो गया, स्पॉटिंग द एरर वाले क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वोकैबुलरी वाले क्वेश्चंस। सो बेसिकली ये आपका इंग्लिश का थोड़ा सा सिलेबस मैंने आपको बता दिया है जो ज्यादातर आपसे पूछा जाता है। मैं आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ नॉलेज आपको मिला होगा, कुछ चीजें आपको जरूर पता चली होंगी इसके बारे में, एनडीए के एग्जाम के बारे में। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप और भी ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।